संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच अब युद्ध विराम लागू हो गया है। E24 न्यूज इंग्लिश के इस विशेष 2 घंटे के संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं निकोल ज़ेडेक तेल अवीव से लाइव हूं। लगभग 40 दिनों की तीव्र बमबारी अभियान के बाद वॉशिंगटन और तेहरान ने अस्थायी 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने ये युद्ध विराम डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से 2 घंटे पहले कराई, जिसमें ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि तेहरान ने सहमति नहीं दी तो पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। यह अंतिम समय का समझौता केवल शुरुआती कदम है, जिसमें होर्मुज जलदमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खुलेगा और तथाकथित दीर्घकालिक शांति पर वार्ताएं शनिवार को इस्लामाबाद में शुरू होंगी। इस युद्ध विराम के लागू होने के 24 घंटे से भी कम समय में 6 में से 5 खाड़ी देशों पर पहले ही हमला हो चुका है और खुद ईरान के अंदर भी हमलों की नई खबरें आ रही हैं। ये साफ है कि हम अस्थिर स्थिति में हैं। सवाल है, क्या ये बड़ी सफलता है या बस अगले तनाव बढ़ने से पहले अस्थायी विराम? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे जानकारी देखें। इजराइल ने जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की है, ऐसी उपलब्धियां जो कुछ समय पहले तक असंभव लगती थी। अकल्पनीय। ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब तक के इस अभियान का यही सार है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने अभी भी कुछ और लक्ष्य हैं जिन्हें हमें हासिल करना है और हम उन्हें या तो समझौते के जरिए या फिर लड़ाई फिर से शुरू करके हासिल करेंगे। और हम किसी भी पल लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि शनिवार को पाकिस्तान से होने वाली वार्ता में अमेरिका की क्या स्थिति है। सुनिए। हमारे सभी अद्भुत सैन्य कर्मियों के साहसी प्रयासों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सबसे मजबूत मोलभाव की स्थिति बनाई, जिससे वह और उनकी नेतृत्व टीम पिछले कुछ हफ्तों में कठिन वार्ताओं में शामिल हो सके, जिससे अब मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति के लिए एक राजनयिक समाधान का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रपति के अधिकतम दबाव और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता से बने लाभ के कारण ईरानी शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम प्रस्ताव मांगा और अंततः उस पर सहमति जताई। ईरान अब और बमबारी सहन नहीं कर सकता था या राष्ट्रपति ट्रंप की कल रात 8 बजे की समय सीमा के बाद क्या होने वाला है, उस जोखिम को नहीं उठा सकता था। ईरान ने होर्मुज जलदमरू मध्य खोलने पर सहमति दी है और जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हमें ईरानियों से एक प्रस्ताव मिला है जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना गया है। राष्ट्रपति की सख्त शर्तें यानी ईरान में ईरानी संवर्धन का अंत नहीं बदली हैं। ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी ईरान की मांगे समझौते के रूप में मानेंगे, बिल्कुल बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौते करेंगे जो अमेरिका के हित में हों। वे और उनकी टीम अगले 2 हफ्ते इसी प्रयास पर ध्यान देंगी, जब तक होर्मुज जलदमरू मध्य खुला रहेगा और उस पर न कोई प्रतिबंध होगा, न देरी। हम स्टूडियो में 24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओस्ट्रॉन के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं। जब हम इस युद्ध विराम की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, अगर हम इसे युद्ध विराम कह भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस युद्ध विराम के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, ईरान के संसदीय अध्यक्ष खलीबा ने कहा है कि अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। अभी बातचीत तर्कसंगत नहीं, आप क्या साझा करेंगी? हाँ, तो मोहम्मद बेकर खलीबा, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मुख्य वार्ताकार के रूप में बताया है, उनसे उम्मीद है कि वे इस्लामाबाद में ईरानी वार्ता टीम का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान जारी किया जिसमें ईरान के 10 बिंदु युद्ध विराम प्रस्ताव की कम से कम 3 धाराओं के उल्लंघनों को रेखांकित किया गया, जिसके बारे में ईरान का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी तरह से सहमति जताई थी। अब इससे पहले कि मैं बयान पर आऊं, हमें ये स्पष्ट करना होगा। कैरोलिन लेविट, जिनकी आवाज हमने कुछ समय पहले सुनी थी, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ईरान के इस 10 बिंदु प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंक दिया था और तभी ईरान ने अपनी मांगों की एक और नरम सूची पेश की थी। ये वो सूची नहीं है जिसे उन्होंने सार्वजनिक किया है,
बल्कि ये उनकी मूल अधिकतम मांगों वाली सूची है। ये 3 शर्तें हैं: लेबनान में युद्ध विराम का उल्लंघन करना, ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना और ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार करना। कहते हुए उद्धरण, ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय युद्ध विराम या बातचीत अनुचित है। यानी खलीबाफ के अनुसार अब। लेकिन मेरा मानना है कि हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि ईरान अब युद्ध विराम नहीं चाहता। इससे आप जानते हैं उस पर हमले रुक सकते हैं और शायद होर्मुज जलडमरू बंद से मुक्त आवागमन की अनुमति मिल सकती है। लेकिन वे अपनी स्थिति का लाभ उठाकर एक नई क्षेत्रीय शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उस नई रणनीतिक वास्तविकता का फायदा उठा सकें जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को अपने परमाणु विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने के बाद सामने आई है। अब हम परमाणु खतरे की उतनी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आर्थिक खतरे की बात कर रहे हैं, और उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के साथ अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को वास्तव में और मजबूत कर लिया है, जबकि वे खाड़ी देशों को धमकी भी दे रहे हैं। हम एक साहसी ईरान, एक कट्टरपंथी ईरान को देख रहे हैं जिसने अपने ही दावों के उल्लंघन से पहले भी व्हाइट हाउस के अनुसार 10 बिंदु योजना की अनदेखी की थी। वे बहुत अडिग नजर आते हैं कि अब वे सिर्फ युद्ध का अंत नहीं चाहते बल्कि अपनी स्थिति का लाभ उठाकर एक नई क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहते हैं। ठीक है एरियल, मैं इस स्टूडियो में एक और बातचीत भी शामिल करना चाहती हूँ। हमारे साथ माइकल प्रेजेंट जुड़े हैं जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, साथ ही एक पूर्व खुफिया अधिकारी भी हैं जो वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माइकल, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये युद्ध विराम कायम रहेगा या नहीं रहेगा, तो चलिए इसे सैन्य दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि इस युद्ध विराम के बाद स्थिति कहाँ खड़ी है? क्या ईरान की सैन्य क्षमता वाकई महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है? इसमें कमी आई है, लेकिन ये अभी भी मौजूद है और हम अभी देख रहे हैं कि IRGC की कुछ अलग अलग इकाइयां ड्रोन और रॉकेट दाग रही हैं। प्रशासन उन्हें 24 से 48 घंटे रुकने की छूट देने जा रहा है। अगर ये नहीं रुका तो हम तैयार हैं। राष्ट्रपति कहेंगे हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा, इसलिए कार्रवाई फिर शुरू करेंगे और हम इस मौजूदा युद्ध विराम से कहीं अधिक ताकत की स्थिति से बातचीत करेंगे। अभी ये युद्ध विराम तब तक चलेगा जब तक ट्रंप इसकी उल्लंघन को सहन करते रहेंगे। जैसा आपके मेहमान ने कहा, ईरान अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है वे राष्ट्रपति के साथ अपनी स्थिति कमजोर कर रहे हैं। जितना ज्यादा वे उनकी परीक्षा लेते हैं, जितना ज्यादा वे इसका उल्लंघन करते हैं, उतना ही ज्यादा संभावना है कि वे कहें देखो हमने इसे एक मौका दिया था और अब चलो फिर से कार्रवाई शुरू करें। तो फिर इसकी परीक्षा क्यों लेना? ईरानियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में क्यों डाल दिया है जहां वे कभी भी बातचीत रद्द कर सकते हैं? अमेरिकी बल अभी अपनी तैनाती की जगहों पर नहीं पहुंचे हैं, तो इससे गैस की कीमतें कम होने का मौका मिलता है, तेल बाजार को फिर से संतुलित करने का मौका मिलता है और अधिक अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में जा सकती हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो कार्क द्वीप पर कब्जा किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित कर पाएगा। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो। ये पहले से ही एक उल्लंघन है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए टैक्स वसूल रहा है, $2 मिलियन की रिश्वत ले रहा है। ये पहले से ही एक उल्लंघन है, तो ये उतनी ही देर तक चलेगा जब तक वो इसे सहन करेंगे। लेकिन हो सकता है वो इसे तब तक सहन करें जब तक अमेरिकी सेना उस इलाके में नहीं पहुंच जाती जहां वो कह सकें ठीक है चलो कार्क द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं, और अपने खाड़ी सहयोगियों को होर्मुज जलडमरू मध्य पर ज्यादा नियंत्रण करने में मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यह तेल व्यापार के लिए खुला रास्ता बना रहे। क्या आगे चलकर यही मुख्य कदम होगा? अगर ये विराम टूट जाता है तो एक निर्णायक सैन्य चरण वास्तव में कैसा दिखेगा? क्या इस चरण में अमेरिका और इजराइल कितनी दूर तक जाने को तैयार है? देखिए, कुछ मांगे हैं। अगर हम उन 10 बिंदुओं को देखें तो हम जोर देंगे कि अब प्रॉक्सी को फंड नहीं मिलेगा। हम इस पर जोर देंगे कि आगे कोई संवर्धन नहीं होगा, भविष्य में कोई संवर्धन नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी संबोधित किया जाएगा। तो ये सिर्फ
कारक द्वीप के बारे में नहीं होगा, बल्कि सब कुछ के बारे में होगा। अभी हम देख रहे हैं कि क्या वे अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी इन नष्ट की गई साइटों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वे प्रमुख क्षेत्रों में वायु रक्षा संसाधनों को फिर से तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैन्य अभियान को इसके लिए फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। ये बस फिर से शुरू होगा और बुनियादी ढांचे और दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना जारी रखेगा। शासन की सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता से जुड़ी किसी चीज को निशाना नहीं बनाया जाएगा। माइकल प्रेजेंट, हमेशा की तरह i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होना बहुत अच्छा लगा। इस शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर मेहर जवाद अनफर हैं, जो राइकमन यूनिवर्सिटी में ईरान विषय के लेक्चरर हैं। डॉक्टर जवाद अनफर, जब ईरान के इस अस्थायी युद्ध विराम को मानने के फैसले की बात आती है, जो अब चर्चा में है और जिससे भविष्य में बातचीत शुरू हो सकती है, जो इस सप्ताह शनिवार को शुरू हो सकती है, तो क्या ईरान को इस समझौते के लिए मजबूर किया गया था, या ये वही कथित जीत है जैसी शासन दिखा रहा है? ये चीनी दीवार है। मुझे लगता है ईरानियों को बातचीत में लाने का मुख्य कारण चीनी दबाव था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करना ईरान के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने देश में उम्मीदें जगाई, कहा कि हम अमेरिकियों से सीधे बात नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो उन्हें हमें मुआवजा देना होगा। उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य पर हमारी मांगे माननी होंगी और यहां से जाने पर भी सहमत होना होगा। इन सब के बाद अब ईरान कह रहा है कि वो अमेरिकियों से बात करने को तैयार है। इसके लिए ईरानी शासन के मुख्य समर्थकों के बीच राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान बहुत ज्यादा, क्या शब्द है जो मैं ढूंढ रहा हूं, रचनात्मक था अपने व्यवहार में, कूटनीतिक जंग में। इसे वे अमेरिकियों से बात करने के फैसले में तुष्टीकरण कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर ईरानी इसका समर्थन करते हैं। इस समय दो सबसे बड़े खतरे हैं। हिजबुल्लाह के साथ क्या होता है, ये इस्लामी गणराज्य ईरान के लिए एक गंभीर चिंता है। उनके नजरिए से हिजबुल्लाह ने जरूरत के वक्त इजराइल के खिलाफ उनकी मदद की थी, और अब हिजबुल्लाह को इजराइल की दया पर छोड़ देना, जैसे आईडीएफ कर रही है वैसे ही हिजबुल्लाह को निगल लिया जाना, इस रिश्ते को कमजोर कर देगा और इस क्षेत्र में अपने समर्थकों और अपने प्रॉक्सी के बीच ईरान की स्थिति को भी कमजोर कर देगा। तो ये ईरान के लिए कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनके लिए देश और विदेश में कई बाधाएं हैं। हम एरियल होर्मुज जलडमरू मध्य पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते का अस्थायी युद्ध विराम जहाजों के लिए रास्ता खुला रखने के लिए है, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान वास्तव में बातचीत की मेज पर आएंगे ताकि असली मुद्दों पर बात हो सके कि क्या होना चाहिए। लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य, क्या पिछले 24 घंटों में इस मुद्दे का कोई समाधान हुआ है? न केवल इसका समाधान नहीं हुआ है, बल्कि ये ईरानी व्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है। आज 4 जहाजों को समन्वय के बाद या ईरान से अनुमति मिलने के बाद जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी गई है। अब रोजाना 4 जहाज। ये अब तक अप्रैल महीने में सबसे कम है, जब युद्ध भी चरम पर था, और इन 4 जहाजों को पहले से ही ये सहमति देनी पड़ी या पहले से ही ये भुगतान तैयार करना पड़ा, जो वे ईरानियों को या तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या चीनी युआन में देंगे। तो जलडमरू मध्य इस अंतरिम अवधि में वैसे ही संचालित हो रहा है जैसा ईरानियों ने चाहा था, और खाड़ी देशों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि ये स्थिति अस्वीकार्य है, कि वे युद्ध विराम के विवरणों को लेकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुला है। ईरान कहता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ईरान इसका उल्टा कहता है। तो खाड़ी देश वे यह स्पष्टता चाहते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वह क्या है, लेकिन जमीनी स्तर पर या ज्यादा सटीक रूप से कहे तो समुद्र में जो हो रहा है वो खासकर खाड़ी देशों के लिए चिंता का विषय है, और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दीर्घकालिक असर हो सकता है। जब बात यहाँ तक आती है तो मैं जानना चाहता हूँ मीर कि इस मुद्दे को बातचीत से कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि शासन में बस एक ऐसा व्यक्ति हो जो तट पर ग्रेनेड लॉन्चर लेकर शिपिंग मार्ग रोक दे। वे बिना माइन लगाए भी उन्हें वहां रख सकते हैं। ईरान जानता है कि यही उसका सबसे बड़ा हथियार है,
तो आप उन्हें ये हथियार रखने से कैसे रोकेंगे? एक और मैं तुम्हें एक सुर्खी दे दूं, 2 हफ्तों में कोई समझौता नहीं होने वाला है। ये होने वाला नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो सबसे अच्छा यही होगा कि बातचीत जारी रखने के लिए कोई रूपरेखा समझौता हो जाए। पूरी संभावना है कि बातचीत टूट सकती है, लेकिन अगर बातचीत नहीं भी टूटती है तो भी ईरान के पास अभी ऐसे अनुभवी लोग नहीं हैं जो अमेरिका के साथ बातचीत कर सकें और 2 हफ्तों में उनसे फिर से बातचीत शुरू कर सकें। मिस्टर खलीलबाफ को पश्चिमी देशों के साथ विदेश नीति का अनुभव नहीं है। उनका पश्चिमी देशों से एकमात्र संपर्क 2008 में एक बार दावोस जाने का था। उन्होंने कभी पश्चिमी देशों से बातचीत नहीं की है। वह अंग्रेजी नहीं बोलते और हमें यह भी नहीं पता कि सुप्रीम लीडर काम कर रहे हैं या स्वस्थ हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत निराशावादी हूं। मुझे लगता है कि चीजें ऐसे ही बिखरती रहेंगी और हमले भी होते रहेंगे, है ना वीएल? पर्शियन गल्फ देशों पर भी हमले होंगे। आज 6 में से 5 गल्फ देशों पर भारी हमला हुआ, करीब 100 ड्रोन। सही है। ये कुछ भी नहीं बल्कि एक युद्ध विराम है और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसके लंबे समय तक चलने के लिए तैयार रहना होगा और या तो ये पूरी तरह से टूट सकता है या फिर सबसे अच्छा जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो है 2 हफ्ते का युद्ध विराम। ईरानी लोग जमीनी स्तर पर उपलब्धियां देख रहे हैं, बाकी मैं बाद में बता सकता हूं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम शनिवार को इन वार्ताओं में क्या हो सकता है इसकी बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 हफ्ते की संघर्ष विराम पूरी तरह पाकिस्तान द्वारा कराई गई थी, जिसने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कदम रखा और इस्लामाबाद को कुछ दुर्लभ प्रत्यक्ष कूटनीति के केंद्र के रूप में स्थापित किया। दोनों पक्ष अब शनिवार को शुरू होने वाली अहम वार्ताओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए पत्रकार व टीवी होस्ट अहमद कुरैशी इस्लामाबाद से जुड़े हैं। अहमद, पाकिस्तान इन दोनों पक्षों के बीच इतनी बड़ी खाई के बावजूद 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम को आखिरी समय पर सुनिश्चित कराने में कैसे कामयाब हुआ? हाँ निकोल, मैंने बहुत सारे विश्लेषण देखे हैं कि अचानक पाकिस्तान इस सब के बीच में कैसे आ गया, लेकिन जो लोग वास्तव में पिछले मुझे नहीं पता 4 दशकों से ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि ऐसा है। पाकिस्तान कम से कम पिछले 20 वर्षों से वास्तव में मध्यस्थता कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर, ईरान और पश्चिम के बीच, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और कभी-कभी ईरान और खाड़ी अरब देशों के बीच भी तनावों में। जो लोग इसे फॉलो कर रहे थे उनके लिए ये हैरान करने वाली बात नहीं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये अब अचानक सार्वजनिक हो गया है और दाव बहुत ऊंचे है। इसीलिए पाकिस्तान बीच में है। पाकिस्तान का दबदबा इसलिए है क्योंकि ईरान के सभी पड़ोसियों से खराब संबंध है और उसने प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की है। पर आप जानते हैं, IRGC के जो मुख्य प्रॉक्सी सीरिया में लड़े उनमें से एक ज़ैनबियून ब्रिगेड थी, जो असल में पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तानी शिया समुदाय के अंदर से ली गई थी। पाकिस्तान ने ईरान की भर्ती रोकते हुए इस पर सख्ती की, जिससे तनाव बढ़ा। सिर्फ कुछ साल पहले IRGC ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी और पाकिस्तान ने जवाब में अपने फाइटर जेट भेजकर ईरान के अंदर बमबारी की। तो रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप जानते हैं, 1979 के बाद से ये सबसे अच्छे पड़ोसी नहीं रहे, लेकिन इन्होंने हमेशा बातचीत का एक चैनल बनाए रखा और अब ये बातचीत में वाकई बहुत काम आ रहा है। इन वार्ताओं के शनिवार को इस्लामाबाद में शुरू होने की उम्मीद है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों पक्षों को क्या दे सकता है, लेकिन जब इतने बड़े मतभेद अब भी बने हुए हैं, तो इस्लामाबाद इन दोनों देशों के बीच एक सफल मध्यस्थ कैसे साबित हो सकता है? असल में पाकिस्तानी अधिकारियों को श्रेय जाता है जिन्होंने ईरानियों को इस्लामाबाद आने के लिए मनाया, जबकि पिछले हफ्ते वे यहाँ आने से बच रहे थे। तो उन्होंने, आप जानते हैं, उन्होंने जाहिर तौर पर कुछ अन्य मध्यस्थों को, पाकिस्तानियों को नहीं, शायद मिस्रियों को या शायद तुर्कों को, किसी को बताया कि हम इस्लामाबाद नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं, आप जानते हैं, हम अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं। हम इसे कहीं और कर सकते हैं, शायद कतर, शायद तुर्की, इस्तांबुल, कौन जानता है, लेकिन किसी भी कारण से इस्लामाबाद नहीं। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तानियों ने ईरानियों से कम आने की सहमति ले ली, लेकिन वे अभी भी इससे बचना चाहते हैं। जैसा आपके मेहमान ने सही कहा, वे उस युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं।
वे अब भी खाड़ी अरब देशों पर हमला कर रहे हैं और अन्य काम कर रहे हैं। वे अब भी होर्मुज को फिर से बंद करने की धमकी दे रहे हैं। शायद इस्लामाबाद में ना आए अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी, वगैरह वगैरह। तो ईरानी अब भी इस तरह के छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं जिससे सब डर रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी। हम इस्लामाबाद में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, लेकिन पाकिस्तान सच में उम्मीद कर रहा है कि अगर वे आएं, अगर ईरानी इस्लामाबाद में आएं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान सच में सिर्फ 2 चीज़ें करना चाहता है। पहला, शायद ईरानियों से इतनी रियायतें दिलवा ले कि बातचीत, वार्ता, ये प्रक्रिया 15 दिन की समय सीमा से आगे बढ़ सके। यही पहली बात है। और दूसरी बात, शायद ईरानियों को एक नए भविष्य पर विचार करने के लिए मना ले। भगवान ही जानता है, आप जानते हैं, शायद वे अपने शासन को भी बदल दे। मतलब एक क्रांतिकारी अजीब शासन से जो प्रॉक्सी पर निर्भर है, उसे एक सामान्य देश में बदल दे। सामान्य संबंध रखने के लिए अपने तेल के धन का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, देश का पुनर्निर्माण करें। तो पाकिस्तानियों को आप जानते हैं बहुत उम्मीद है कि जैसे ही हम यहाँ इस्लामाबाद में ईरानियों से मिलेंगे, हम आमने सामने बैठकर उन्हें सच में समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अहमद, खाड़ी देशों का क्या? अगर ये बातचीत सच में ईरान के खतरे को रोक सकती है जो उन पर खासकर पिछले 1.5 महीने में थोपा गया है, तो वे इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग शुरू में ये देखकर हैरान थे कि कई खाड़ी देश वाकई में बहुत आशंकित हैं। और मैं बहुत कूटनीतिक रहूंगा, आप जानते हैं, आशंकित शब्द का इस्तेमाल करते हुए। मैं कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस्लामाबाद में कई लोग वार्ताओं को लेकर आशंकित थे, इसलिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने निजी तौर पर खाड़ी अरब देशों से संपर्क किया। आप किसी भी समझौते में शामिल रहेंगे। ईरान के साथ कोई भी समझौता आपके बिना, खाड़ी अरब देशों के बिना नहीं हो सकता। आपकी जो भी शिकायतें हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है खाड़ी अरब देश इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, जानते हो क्या, हम उस किसी भी समझौते में शामिल होंगे जो आप, पाकिस्तानी, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कराएंगे। हमें बाहर नहीं रखा जा सकता। हमने 47 साल तक काफी सहन किया है। 1980 से हम इस शासन के शिकार रहे हैं, तो हमें किसी भी समझौते में शामिल होना जरूरी है। ये बहुत कठिन कूटनीति है जिसमें पाकिस्तान लगा है। खाड़ी के अरब देश नजदीक से देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। हम भी इस वीकेंड पर नजर रखेंगे। अहमद कुरैशी, i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, वापस आते हैं डॉक्टर मेयर। देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये युद्ध मध्य पूर्व में एक भूकंप जैसा था। भूकंप के बाद अगर आप उस जगह का भौतिक नक्शा देखें तो स्थलाकृति में नई दरारें बन जाती हैं। अब इस क्षेत्र में नई दरारें बन गई हैं। निकोल, आज कई देश हैं, आज पहले से कहीं ज्यादा देश हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नीतियों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, कितनी बार किसी के पास इतने मिसाइल से जो दोहा, अबू धाबी और दुबई पर दागे गए, यहाँ तक कि मस्कट, यहाँ तक कि ओमानी भी नहीं बचे, और जाहिर है बेचारे कुवैती भी। हम इस क्षेत्र में एक राजनीतिक भूकंप देख रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ देश अब ईरान के मुद्दे पर पहले से ज्यादा इजराइल के साथ सहमत हैं, और यही पाकिस्तानियों के लिए चुनौती है। पाकिस्तानियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक तरफ वे अच्छे मध्यस्थ बने, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें यह भी देखना होगा कि मध्यस्थता उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाए। मैं बस कहना चाहती हूँ, आप ईरान की उस रणनीति की बात कर रहे हैं जिससे क्षेत्र में भूकंप आया। क्या ये उल्टा पड़ गया, या फिर इस युद्ध के अंत में भी इसने शासन को सही सलामत बाहर निकलने दिया? देखिए, जिसने भी कहा कि ये शासन गिरने वाला है, अब जानते हैं वे गलत थे। प्रेस रिपोर्ट्स के अनुसार मोसाद ने कभी नहीं कहा कि यह शासन एक ही झटके में गिर जाएगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ही अमेरिकियों को यह संदेश दिया था। कोई नहीं सोचता कि वे हवाई हमलों से शासन को गिरा देंगे।
ईरानी शासन पर हमें इंतजार करना होगा निकोल। समय कम है, इसलिए मुद्दे पर आता हूं। असली परीक्षा परिणाम में है। आइए देखें कि किस तरह का समझौता है। होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर क्या स्थिति है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और 450 किलोग्राम के भंडार को लेकर क्या स्थिति है। मैं उसे न्यूनतम श्रेणी में रखूंगा, फिर मैं उसे उसमें डालूंगा, उम्मीद है, इजराइल में। साथ ही इजराइल के लिए मिसाइल प्रोग्राम और ईरानी प्रॉक्सीज भी हैं। निकोल, मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूं कि हमें वो मिलेगा। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, अनुभव के आधार पर। मैं ज्यादा आशावादी नहीं। मुझे लगता है कि इस समय इजराइल में कई लोग यही निराशा महसूस कर रहे हैं, डॉक्टर जबाद नफर। हम ब्रेक के बाद इसी पर और चर्चा करेंगे। कृपया स्टूडियो में बने रहें। हम यहाँ A24 न्यूज पर एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो इस मौजूदा युद्ध विराम के कई और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसका उत्तरी मोर्चे पर क्या असर पड़ेगा। इस लगातार जारी गोलीबारी के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हमलों की लहरों में से एक को अंजाम दिया है, जब से ये ताज़ा लड़ाई शुरू हुई है। उस मोर्चे की ताज़ा जानकारी ब्रेक के बाद यहाँ I24 न्यूज इंग्लिश पर। आठ 800-598-5843 पर कॉल करें। यूक्रेन के अंदर संकट एक विनाशकारी स्तर पर पहुंच गया है, जहां बुजुर्ग यहूदी अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। अंदर जाओ, बहुत ठंड है। हमारे साथ I24 न्यूज पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ईरान में युद्ध विराम का इजराइल की ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। IDF ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में कल हिजबुल्लाह से झड़प में एक इजरायली सैनिक मारा गया। 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट टोबिल यूसुफ लिफ्शिट्ज गोलानी ब्रिगेड से। ये तब हुआ जब IDF ने घोषणा की कि ताज़ा लड़ाई शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे जोरदार हमले किए गए, जिसमें सिर्फ 10 मिनट में 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज का बयान है। हम नईम कासिम से कहना चाहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने ईरान के लिए इजराइल पर हमला किया तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हमने उस वादे में एक और कदम बढ़ाया। मुख्य आतंकवादी नईम कासिम की बारी भी आएगी। IDF बल लेबनान में सक्रिय रहकर खतरों को टालने और हिजबुल्लाह की क्षमताओं को नाकाम करने के लिए हमारी तय की गई नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। हम उत्तर के निवासियों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं और यही हम करेंगे। चलिए मैदान से अपडेट लेते हैं। I24 न्यूज संवाददाता बालिक स्लादीन उत्तरी इजराइल से हमारे साथ हैं। इस युद्ध के फिर से शुरू होने के बाद लेबनान में हमलों का सबसे भीषण दिन रहा। उत्तरी मोर्चे की ताज़ा स्थिति क्या है, आप क्या बता सकती हैं? जी हाँ, आज इजराइल ने ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस शुरू किया, जिसमें हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान में 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हम जिन ठिकानों की बात कर रहे हैं वे सैन्य स्थल और कमान और नियंत्रण केंद्र हैं, जो बेरूत के दक्षिणी उपनगर एल दहीर, लेबनान के दक्षिण और उस क्षेत्र में हिजबुल्लाह के थे। ये सभी निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाते हैं। ये ऑपरेशन कुछ दिनों की खुफिया जानकारी के बाद किया गया। ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसे ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद ही योजना बनाकर किया गया हो, बल्कि इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी और आज इसे अंजाम दिया गया। इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की क्षमता कमज़ोर करना है, ताकि वो दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमले और इजराइल के उत्तरी शहरों पर रॉकेट व ड्रोन हमले ना कर सके। ये लेबनान में हो रही घटनाओं की ताज़ा जानकारी है। यहाँ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि एल काज़मी ब्रिज, जो लितानी नदी के दोनों किनारों के बीच आखिरी पुल था, लगभग 1 घंटे पहले स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार उस पुल पर भी हमला हुआ है। यहाँ उत्तर में लेबनान है।
यहाँ हालात अलग हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में सिर्फ एक ही सायरन बजा और वो शतूला में बजा जो इजराइल और लेबनान की सीमा पर है। हिजबुल्ला का रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा, कोई नुकसान या जानी नुकसान नहीं हुआ। संघर्ष विराम के बाद ये पहली घटना है। तो इसका मतलब उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए क्या है? देश के बाकी हिस्सों में होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देश कल सुबह 6 बजे से बदलने की उम्मीद है, लेकिन उत्तरी सीमा पर रहने वाले निवासियों को क्या उन्हें भी यही सब और झेलना पड़ेगा? हाँ, ये वैसा ही रहेगा। होम फ्रंट कमांड कह रहे हैं कि कल सुबह 6 बजे तक पूरे इजराइल में कुछ भी नहीं बदलेगा। देश के बाकी हिस्सों में चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी, लेकिन उत्तर में अपर गलील, सीमा क्षेत्र, संघर्ष रेखा, वेस्टर्न गलील में पाबंदियां बनी रहेंगी। 50 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं जुट सकती। शैक्षिक व्यवस्था भी बंद रहेगी। काम के मामले में कुछ भी सामान्य नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें उत्तर में वैसे ही बनी रहेंगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि होम फ्रंट कमांड आईडीएफ के साथ मिलकर अभी भी ये आकलन कर रहा है कि हिजबुल्ला के साथ स्थिति क्या है। वे आज के इस ऑपरेशन पर जो हमने पूरे दिन इतने बड़े हमले देखे हैं, उस पर वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, या देंगे भी या नहीं। और उसके बाद लेबनान की सीमा के करीब वाले इलाके के बारे में एक फैसला लिया जाएगा। सहकर्मी लेजेंड उत्तरी इजराइल से ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। अब हम इस बातचीत में शामिल करना चाहते हैं हुसैन अब्दुल हुसैन को, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च फेलो हैं और वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन, हम आईडीएफ के लेबनान में तेज किए गए इस अभियान को देख रहे हैं, फिर भी ईरान और हिजबुल्ला ये मांग कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध विराम को लेबनान के उत्तरी मोर्चे से जोड़ा जाए। ये युद्ध विराम हिजबुल्ला के लिए अभी क्या महत्व रखता है? नमस्ते। कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, हिजबुल्ला ने इनकार किया है कि उसने 2 मार्च को इजराइल के साथ युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि खानई की हत्या हुई थी, यानी ईरान के समर्थन में। हिजबुल्ला ने कहा था कि उसने युद्ध में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि इजराइल 1 साल से अधिक समय से उसके ठिकानों पर हमला कर रहा था। तो अब हमें पता चल गया है कि हिजबुल्ला ने लेबनान को युद्ध में घसीटा। वो ईरान के हित में था और उसमें लेबनान का कोई स्वार्थ नहीं था। दूसरी बात, हमें लगता है हिजबुल्ला सच में युद्ध विराम चाहता है और इसमें शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। तीसरी बात सुनिए, लेबनान में जो मिलिशिया हैं, जो सशस्त्र मिलिशिया हैं, वे 1961-1969 से ही इजराइल पर हमले कर रही हैं, यानी इस्लामिक रिपब्लिक के बनने से 10 साल पहले से। ये संघर्ष ईरान से जुड़ा नहीं है, भले ही ईरान इस संघर्ष से खुद को जोड़ने और हिजबुल्ला को हथियार व समर्थन देकर इजराइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। तो लेबनान के अंदर ये आंतरिक अशांति और ये सशस्त्र मिलिशिया, इसका लेबनानी सरकार पर क्या असर पड़ रहा है और वे अपने देश में क्या देखना चाहती हैं? सवाल मैंने ठीक यही पूछा कि ये अशांति और ये सशस्त्र समूह हिजबुल्ला, ये प्रॉक्सी जो दशकों से पूरे लेबनान में फैले हुए हैं, जैसा कि आपने बताया, इसका लेबनानी सरकार पर क्या असर पड़ रहा है और वे अपने देश में क्या देखना चाहती हैं और वे अपने देश को कैसे चलाना चाहती हैं? लेबनानी सरकार सही बातें और प्रस्ताव पारित कर हिजबुल्ला को भंग करने के लिए मतदान कर रही है। दुर्भाग्यवश लेबनानी ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, जिससे इजराइल पर जिम्मेदारी आ जाती है, जो आसान नहीं है। मुझे लगता है इजराइल हिजबुल्ला पर कितना भी दबाव डाले, आखिरी कदम लेबनानी सरकार को ही उठाना होगा। अब जब ईरान लेबनान को युद्ध विराम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि हिजबुल्ला ईरान की रणनीति में कितना अहम और ये प्रॉक्सी कितनी मजबूत है? हुसैन अब्दुल हुसैन, लगता है हमें वहां तकनीकी समस्या आ रही है और उनका संपर्क टूट गया है। अब मैं ये चर्चा स्टूडियो में लाना चाहती हूँ एरियल ओस्ट्रान और डॉक्टर माया जवाद अनफर के साथ। डॉक्टर जवाद अनफर, पिछले दशकों में पूरे मध्य पूर्व में ईरान की प्रॉक्सी रणनीति, क्या हम देख रहे हैं कि वो अब खत्म हो रही है, या फिर हम अभी भी देख रहे हैं कि भले ही ऑक्टोपस की बाहें अब कमजोर हो गई हों, लेकिन वे अभी भी बरकरार हैं? आइए इसे देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाता है। ईरानी प्रॉक्सी, उनका काम है ईरान की सीमा के अंदर युद्ध होने से रोकना। क्या ये काम कर रहा है? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि दूसरी बार युद्ध को ईरान की सीमा के अंदर लाया गया है। ईरान के प्रॉक्सी नाकाम रहे। मौजूदा युद्ध में हिजबुल्लाह को इजराइल पर छोड़ने के पीछे एक वजह ये थी कि ईरान पर होने वाले हमलों की संख्या कम हो और उन हमलों का रुख हिजबुल्लाह की ओर मोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये काम नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले ही काम करना बंद कर चुका है। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत संदेह में हूं कि ईरानी शासन घरेलू कारणों से अपनी नीतियां बदलेगा। राज्य के सबसे भीतरी हलके में कुछ लोग हैं, ये शासन के चारों ओर के कट्टर लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं, जिनका इन समूहों को बनाए रखने में आर्थिक और घरेलू राजनीतिक स्वार्थ है। वे अपना सबसे जरूरी काम यानी युद्ध को ईरानी क्षेत्र से दूर रखना नहीं कर पा रहे हैं और अब अपने क्षेत्र में ही युद्ध झेल रहे हैं। तो हाँ, नीति विफल हो गई है, लेकिन नहीं, ईरान इनका समर्थन करना बंद नहीं करेगा। मेरा मानना है कि विनाशकारी युद्ध के बाद ईरान के लिए इन समूहों का समर्थन करना और पैसे जुटाना और मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अभी ईरान के हमसे हिजबुल्लाह पर हमला रोकने की एक वजह यह भी है क्योंकि आगे चलकर तबाह इमारतों की कीमत ईरान को चुकानी होगी और अब उनके पास पहले जैसा पैसा भी नहीं है। ये इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं हुसैन को भी शामिल करना चाहती हूँ जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि हमने उनसे फिर से संपर्क स्थापित कर लिया है। हुसैन, जब हम इस युद्ध के दौरान ईरान को लगे आर्थिक झटके की बात करते हैं, अगर हिजबुल्लाह को उसके आतंक के प्रायोजक ईरान से अलग कर दिया जाए तो हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर अपनी गतिविधियां कितने समय तक जारी रख सकता है? युद्ध शुरू होने से पहले ही हिजबुल्लाह कमजोर था। ये अपने शिया समर्थकों के इलाकों का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ था। इसके सामाजिक कल्याण नेटवर्क की फंडिंग कम कर दी गई थी और वो कमजोर पड़ रहा था। और ऐसे कई लोग हैं जो हिजबुल्लाह की पेरोल पर हैं या हिजबुल्लाह की चिकित्सा देखभाल पर निर्भर हैं, जिन्हें कोई देखभाल या समर्थन नहीं मिल रहा है। युद्ध से पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब युद्ध के बाद, क्योंकि हमें उम्मीद है कि खाड़ी देश वास्तव में ईरान को अलग थलग कर देंगे और इससे ईरान का वह अवैध पैसा काफी हद तक कट जाएगा जो पहले शासन के हाथों में आता था। ये तेहरान पर और भी ज्यादा दबाव डाल रहा है, जिससे हिजबुल्लाह के लिए उपलब्ध पैसा और भी कम हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि ये शायद हिजबुल्लाह के लिए सैन्य और आर्थिक दोनों रूप से सबसे कमजोर स्थिति है। हुसैन अब्दुल हुसैन, हमारे साथ फिर से जुड़ने और i24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अच्छा एरियन, मैं चाहती हूँ कि आप इस बातचीत में शामिल हों और हमें बताएं कि हम हिजबुल्लाह के साथ क्या देख रहे हैं और उनकी लड़ाई जो फिर से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि उत्तरी सीमा पर लगातार लड़ाई चल रही है। देखिए, सबसे पहले जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करना शुरू किया, इजराइल और उसकी उत्तरी सीमा की बस्तियों पर हमला किया, तो उन्हें अपनी गति पकड़ने में कुछ दिन लगे। लेकिन जब उन्होंने औसतन 65 हमलों की रफ्तार पकड़ ली, जो ज्यादातर इजरायली सेनाओं के खिलाफ दक्षिणी लेबनान और उत्तरी सीमा की बस्तियों पर रोजाना कम से कम 2 दर्जन हमले भी थे, तो इजराइल में हैरानी हुई। हिजबुल्लाह कैसे, वो इजराइल के इतने लंबे समय से चल रहे लगभग 3 साल के हमलों के बाद भी इजराइल के खिलाफ इतनी तीव्रता से हमले करने में कैसे सक्षम है? मुद्दा यह है कि आपको इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। पहले 7 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर उनके पास अपने शस्त्रागार में लगभग 80,000 रॉकेट और मिसाइलें थी। उसमें 80% की कमी आ चुकी है और इसलिए जब इजराइल में आप उन 20% से निपटते हैं तो वो अब भी बहुत ज्यादा है। ये लगभग 15,000 रॉकेट्स है, जिससे वे अपनी प्रक्षेपण क्षमता और संसाधनों के हिसाब से रोजाना लगभग 10 से 200 रॉकेट दाग सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद करना कि एक ही झटके में, एक ही राउंड में 100% से 0% तक पहुंच जाए, ये एक ऐसी उम्मीद है जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती जब हम इतनी बड़ी सैन्य ताकतों की बात कर रहे हैं, वो भी वैश्विक स्तर पर। 7 अक्टूबर 2023 की पूर्व संध्या पर हिजबुल्लाह को दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिशिया माना जाता था, जो कुछ यूरोपीय देशों की स्थायी सेनाओं से भी ज्यादा मजबूत थी।
तो जब आप उसे 100% से घटाकर 20% कर देते हैं तब भी 20% बहुत मायने रखता है। लेकिन अब लक्ष्य है कि उस 20% को और घटाकर 0 के करीब लाया जाए, और यही इजराइल कर रहा है। और मुझे लगता है कि वही यथार्थवादी अपेक्षा ईरान पर भी लागू करनी चाहिए। ये उम्मीद कि 12 दिन की जंग के बाद अपनी क्षमताओं को भारी नुकसान और कमजोर करने के बावजूद वे अब भी इजराइल पर रोजाना 10 दौर की मिसाइल बौछारें करने में सफल हो जाते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम 1 या 2 मिसाइल प्रति हमले की बात कर रहे हैं, जबकि 2024 में हमने 2 बार एक हमले में 150 मिसाइलें देखी थी। और इसी तरह इजराइल अपने विरोधियों की क्षमताओं को धीरे धीरे कमजोर करता जा रहा है। और यहाँ हिजबुल्लाह के साथ ये ईरान में युद्ध विराम को युद्ध विराम से जोड़ने के सख्त खिलाफ है। लिबनान में वो हिजबुल्लाह पर अपनी उपलब्धियों को अधिकतम करना चाहता है ताकि वो खतरे को लगातार कम करता रहे, जब तक कि वो एक ऐसे स्तर तक ना पहुंच जाए जहां कूटनीतिक प्रयास जिम्मेदारी संभाल ले और इजराइल के खिलाफ सैन्य खतरे के रूप में हिजबुल्लाह को अंतिम झटका दे सके। ठीक है एरियल, अपडेट के लिए धन्यवाद। मैं युद्ध विराम पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय और खासकर रूस की प्रतिक्रिया शामिल करना चाहती हूँ। रूस ने अमेरिका और ईरान के 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे ध्यान फिर से यूक्रेन पर जाएगा। क्रेमलिन को उम्मीद है कि वॉशिंगटन को कीव के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता फिर शुरू करने का अधिक समय और मौका मिलेगा। इस्तांबुल, अबू धाबी और जिनेवा में हुई वार्ताएं अब लगभग बंद हो गई हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध 5वें वर्ष में है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए एना बोर्टोव्स्काया जुड़ रही हैं, जो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में सीनियर फेलो हैं। आना, रूस युद्ध विराम का स्वागत कर रहा है, इससे मास्को की प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत मिलता है? आमंत्रण और शो में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है। ये तथ्य कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम में मध्यस्थता की हमें आज की स्थिति के बारे में कुछ बताता है, और ये भी बताता है कि रूस की प्रतिक्रिया और रूस के हित क्या है। पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सहयोगी है, लेकिन ये रूस का भी सहयोगी है। और सच्चाई ये है कि रूस और पाकिस्तान के संबंध रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद खासकर पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान ने रूस के नज़रिए से युद्ध विराम के लिए बातचीत की। सच कहूँ तो ये अच्छा है। क्या ईरान से जुड़े संघर्ष में विराम से रूस को फायदा होता है, क्योंकि इससे तेहरान पर दबाव कम होता है और यूक्रेन पर मास्को को कूटनीतिक बढ़त मिलती है? इसका उस पर क्या असर है? रूसी नज़रिए से देखें तो जो घटनाएं अभी घट रही हैं वे रूस के व्यापक भू राजनीतिक लक्ष्यों से अलग नहीं हैं। दरअसल वे अब भी उसी के अनुरूप है, और वो ये है कि रूस अब भी एक बुनियादी रूप से अलग विश्व व्यवस्था देखना चाहता है। यानी आप जानते हैं, रूसी लोग जिस चीज़ को बहुकेंद्रित या बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है कि वे बस यही चाहते हैं कि वैश्विक मंच पर अमेरिकी प्रभाव कम हो जाए। और ये तथ्य कि पाकिस्तान की मध्यस्थता, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्टिंग सही है, चीन के समर्थन से थी, तो ये भी इस व्यापक भू राजनीतिक एजेंडे के साथ मेल खाता है। ये भी याद रखिए कि रूस ने खुद को इस ईरान संकट में जाहिर तौर पर विवेक की आवाज़ के रूप में पेश किया था, जबकि असलियत में रूस ने हर तरह से ईरान का समर्थन जारी रखा, जिसमें खुफिया जानकारी देना भी शामिल था, जिससे ईरान को अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन का पता चला। तो ये एक दोहरा खेल है जो रूस ने इस संकट में खेला है। और जब बात आती है रूस के व्यापक भू राजनीतिक हितों की, कि रूस खुद को कैसे स्थापित करना चाहता है, रूस क्या हासिल करना चाहता है, तो हम अभी भी वहीं हैं जहां हम इस संकट के शुरू होने से पहले थे। क्या रूस वास्तव में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने में रुचि रखता है, या ये सिर्फ समय खरीदने और कूटनीतिक विमर्श को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश है? रूस सच्ची शांति में रुचि नहीं रखता। हमने ये देखा है, बल्कि ये कहें कि 17 मार्च से रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं। असल में रूस ने एक जवाबी हमला शुरू कर दिया, और ये रूस के व्यवहार का एक बहुत ही पूर्वानुमेय ढर्रा है। वे केवल औपचारिक रूप से कूटनीति की बात करते हैं,
आपके सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि वे शांति के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि वे अपने हमलों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रसियों की कार्रवाइयों के लिहाज से कोई संकेत नहीं मिला है कि वे वास्तव में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे जो चाहते हैं वो है यूक्रेन का आत्मसमर्पण, और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। एना बोर्जोव्स्काया युद्ध विराम पर अपने दिलचस्प दृष्टिकोण साझा करने और i24 न्यूज इंग्लिश से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो में लौटते हुए डॉक्टर जावेद आनफर रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के साथ साथ ईरान के अंदर की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा करें। ईरानी इस युद्ध विराम की खबर को कैसे देख रहे हैं? ईरान में 40 दिन से इंटरनेट नहीं है, इसलिए ये जानना मुश्किल है कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। ये किसी किताब का नाम लगता है, 40 दिन बिना इंटरनेट के। कुछ माता पिता तो चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, पर यह अलग विषय है। मुझे लगता है कि ईरान के लोग शायद इस बात से खुश हैं कि युद्ध खत्म हो गया है, और इस बात से नाखुश हैं कि शासन अभी भी उन पर राज कर रहा है। वे खुश हैं कि अब बमबारी नहीं होगी, लेकिन नाखुश हैं क्योंकि अब उन्हें बर्बाद अर्थव्यवस्था से जूझना पड़ेगा। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वे पहले की तरह ही अयोग्य और अक्षम हैं। और निकोल, हम देख सकते हैं कि यह अंत नहीं है, यह आप जानते हैं एक अध्याय के अंत की शुरुआत है। और जल्दी ही 6 महीने या 1 साल में ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था है और मुझे नहीं लगता कि शासन मुद्रास्फीति की समस्या सुलझा पाएगा। मान लीजिए चमत्कार से समझौता हो जाए और पाबंदियां हट जाएं, तो सभी इराक में कारोबार कर सकते हैं। क्या ईरान के लोग इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचने का असर महसूस करेंगे? बहुत कम, क्योंकि वहां कई भ्रष्ट शासन के कारिंदे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, जिससे आम लोगों को लाभ मिलना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल के भीतर समझौता हो या न हो, प्रदर्शनों का एक और दौर संभव है। ठीक है, ये कुछ है जिसे हमें लगातार मॉनिटर करना होगा अगर हमें ईरान से कोई जानकारी मिले। इस बीच इजराइल से अच्छी खबरें आई हैं। इजराइल के बेन गोरियन हवाई अड्डे ने युद्ध विराम के बाद गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में यात्री यातायात बढ़ने की उम्मीद है। अधिकारियों के प्रतिबंधों में ढील और क्षमता बढ़ने पर उड़ानें फिर शुरू होंगी। यूरोप जाने वाले मार्गों पर 120 यात्री जा सकेंगे। फिलहाल सिर्फ इजरायली एयरलाइंस चल रही हैं, विदेशी एयरलाइंस को अनुमति का इंतजार है। ताज़ा जानकारी के लिए हम i24 न्यूज संवाददाता जो ब्राउन से जुड़ रहे हैं। इजरायली नागरिकों के लिए इसका क्या असर पड़ेगा जो देश में आ जा रहे हैं? बेन गोरियन एयरपोर्ट्स का बैकलॉग कितनी जल्दी सुधरेगा? आपने सही कहा, विदेशी एयरलाइंस संघर्ष विराम के टिकने का इंतजार कर रही हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, स्थिति अभी अस्थिर है। तो सारी उम्मीदें 3 मुख्य इजरायली एयरलाइनों पर टिकी हैं। ये हैं एल अल, इजरा और अर्किया। एल ने 18 अप्रैल तक सभी उड़ानें निलंबित की थीं और केवल बचाव व प्रत्यावर्तन उड़ानें चला रही थीं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि वे देश में आने और देश से बाहर जाने वाली ज्यादा उड़ानें फिर से निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इजरायली नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए भी ये फायदेमंद है। जहां तक इजराइल और अर्किया की बात है, उन्होंने कहा है कि वे यात्रियों की संख्या और निर्धारित उड़ानों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ये अलग अलग गति से हो सकती हैं, क्योंकि बेन गोरियन हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों और यात्रियों पर जो सीमाएं लगी हैं उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात, जाहिर है कि ये संभावना है कि उड़ानों को बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में हवा में ही मार गिराया जा सकता है। साथ ही जमीन पर मौजूद लोगों की संख्या को लेकर भी एक समस्या है। अगर सायरन बजता है और बेन गोरियन हवाई अड्डा ईरान का मुख्य निशाना है, तो अगर सायरन बजता है वे रनवे पर होंगे जहां छुपने की कोई जगह नहीं है, कोई मजबूत सुरक्षित कमरा नहीं है। तो इससे ये यात्री असल में आसान शिकार बन जाते हैं। इसका असर देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या पर पड़ता है। लेकिन वे इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध विराम कायम रहता है तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। मुख्य बात है कि अगर युद्ध विराम कायम रहता है, लेकिन देश में आने जाने वाली निर्धारित उड़ानों की बात करें तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेन गोरियन हवाई अड्डे पर क्षमता की समस्या है, क्योंकि अभी सिर्फ यात्री उड़ानें नहीं चल रही हैं जैसा कि सामान्य तौर पर होता है।
इस समय बेनगोरियन हवाई अड्डे पर कुछ अमेरिकी सैन्य विमान खड़े हैं जिनमें ज्यादातर ईंधन भरने वाले विमान हैं, तो वे अभी भी वही रहेंगे। और अगर वे देश से बाहर जाने और देश में आने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें इन उड़ानों को लाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। एक विकल्प है कि एलात दक्षिणी इजराइल के रेमोन हवाई अड्डे का उपयोग किया जाए। इजराइल के दूसरे हवाई अड्डों, खासकर हाइफा में स्थित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भी समस्या है, लेकिन वो अभी भी आईडीएस होम फ्रंट कमांड की कुछ पाबंदियों के तहत है, जिसे आज ही अपडेट किया गया है। जो लोग इजराइल आना या यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी कुछ सकारात्मक संकेत हैं। इजराइल आने वाली उड़ानों में कुछ समय से हवाई जहाज पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जब तक युद्ध विराम बना रहता है, जैसा कि हमने देखा है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेनगुरियन हवाई अड्डे से और भी गतिविधियां शुरू होंगी। हाँ, ये बहुत कुछ इसी पर निर्भर है, लेकिन निश्चित रूप से हमें उम्मीद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो देश में आना जाना चाहते हैं। इजराइल ही नहीं, बहरीन, इराक और सीरिया जैसे अन्य देश भी अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। और वे क्या कदम उठा रहे हैं? ये पहले 3 देश हैं जिन्होंने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह खोला है। इराक और सीरिया अगले कुछ दिनों में उड़ानों का समय तय करना शुरू करेंगे, पर अधिकतर उड़ानें इसी क्षेत्र में रहेंगी क्योंकि विदेश से उन देशों में आने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होंगे, चाहे युद्ध विराम कायम रहे या नहीं। ये अभी पूरी क्षमता पर नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एयर स्पेस खुलना शुरू हो जाएगा और ये ट्रांजिट में उड़ानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वे मुख्यतः सऊदी अरब के ऊपर से एक सुरक्षित कॉरिडोर से उड़ान भरते हैं जिससे उड़ानें गुजरती हैं, खासकर वे जो संयुक्त अरब अमीरात या कतर से आ रही हैं, जिन दोनों पर हमला किया गया है। खासकर संयुक्त अरब अमीरात का हवाई अड्डा ईरान का मुख्य निशाना रहा है। अब वे देश से निकलने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि सिर्फ सऊदी अरब के रास्ते ही ना जाना पड़े। वे अब इधर उधर यात्रा कर सकते हैं और ये पर्यटन क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा, खासकर संयुक्त अरब अमीरात के लिए जो इस पर काफी निर्भर करता है। हमें इंतजार करना होगा और आसमानों पर नजर रखनी होगी। i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता जो ब्राउन, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। खैर, एक और ताजा अपडेट भी है जब हम बात करते हैं कि होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देश कल सुबह 6 बजे से ढीले किए जा रहे हैं। इजरायली पुलिस ने यह भी कहा है कि यरूशलेम में पवित्र स्थल भी कल से उपासकों और आगंतुकों के लिए फिर से खुल जाएंगे। ईसाई पवित्र सप्ताह और ईस्टर की छुट्टियों के बाद और यहूदी त्योहार पासओवर जो आज शाम समाप्त हुआ, जिसमें पूरे देश में कई मुरक्कन लोग मामूना भी मना रहे हैं, तो यरूशलेम के पवित्र शहर में रहने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। हम अब 24 न्यूज इंग्लिश पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टर मेयर जावेदान पर का धन्यवाद करना चाहती हूं कि वे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और हमें इस अस्थिर युद्ध विराम पर ताज़ा ईरानी विश्लेषण दिया, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। एरियल, अगले 1 घंटे के लिए मेरे साथ बने रहिए, हमारे पास चर्चा के लिए और भी बहुत कुछ है। हम यहाँ i24 न्यूज पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे और भी कई अपडेट्स आने वाले हैं, हमारे साथ बने।